स्टार्ट करते हैं SA315 को। द नेम ऑफ द SA315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू understanding the entity and its environment. फर्स्ट वन RAP। RAP होता क्या? ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट इसका RAP का है और दूसरा पार्ट इसका इंटरनल कंट्रोल का है। RAP के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं RAP का मीनिंग क्या है। RAP को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। किस ऑब्जेक्टिव के साथ? सो एज टू आइडेंटिफाई मीन्स वेदर अ रिस्क एग्जिस्ट एंड टू असेस दैट मीन्स टू डिटरमिन यदि रिस्क है तो कितना है, हाउ मच इज द रिस्क। प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस risk of material misstatement at financial statement and assertion level. At financial statement and the assertion level, दो लेवल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वो है कि जहां पर जो मिस स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली अफेक्ट करती है ड्यू टू मैनी असर्शंस इन्वॉल्व्ड इन इट। हाउएवर असर्शन लेवल्स पर या तो कोई ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रही है, या कोई अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, या कोई भी डिस्क्लोजर्स अफेक्ट हो रहा है, तो एज ए ऑडिटर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, और उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, और यदि रिस्क एग्जिस्ट करता है तो वो कितना है, और मुझे उस रिस्क की जो असेसमेंट करनी है कि रिस्क कितना है, मींस क्या उसका परवेसिव इफेक्ट है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को अफेक्ट कर रहा है, या फिर उसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, या किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, या किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के लिए है सिर्फ। सो मेरी असेसमेंट दो लेवल के ऊपर चलने वाली है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा असर्शन लेवल। अब मुझे जो ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं किन किन टेक्निक्स का यूज कर सकता हूं, इसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा आप मैनेजमेंट एंड अदर पर्संस विद इन द एंटिटी उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस को, एंड एट द सेम टाइम यू मे आल्सो परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल। नाउ यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इन पॉइंट्स को समझने के लिए कि क्या रिस्क है या नहीं, मींस टू आइडेंटिफाई क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है। नंबर 2, यदि रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको उसकी असेसमेंट करनी है कि रिस्क ज्यादा है कम है, हाउ मच रिस्क इज, देन वो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर है या वो रिस्क असर्शन लेवल के ऊपर है। नाउ एग्जांपल नंबर 1, इट सेज दैट देयर अराइज चेंजेस इन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। एज ए ऑडिटर आपने ऑब्जर्व किया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड यूज किया गया है, पॉलिसीज मतलब एक से ज्यादा पॉलिसीज और वो भी सिग्निफिकेंट, इसका मतलब रिस्क है, ज्यादा है, और क्योंकि एक से ज्यादा पॉलिसीज को आपने फाइंड आउट किया है तो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है। सिग्निफिकेंट वेरिएशंस ऑब्जर्व की हैं आपने इन द डेटर टर्नओवर रेशो, दैट मींस रिस्क तो है क्योंकि सिग्निफिकेंट वेरिएशन है और रिस्क हाई भी है, लेकिन क्या ये रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है या ये रिस्क असर्शन लेवल का है, मैं वैसे सिंपली इसके बेसिस पर अप्रोप्रिएटली तो जज नहीं कर सकता, क्योंकि डेटर का अमाउंट कितना है बैलेंस शीट के टोटल में। मान लीजिए बैलेंस शीट का असेट का टोटल है 10 करोड़ का, 10 करोड़ में से 7 करोड़ के डेटर हैं, फिर तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क हो गया। लेकिन 10 करोड़ के अंदर यदि डेटर है ही सिर्फ 1 करोड़ रुपए के या फिर 50 लाख रुपए के, तो फिर ये असर्शन लेवल का रिस्क हो गया। मैं जनरल पार्लेंस की बात करूं तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि डेटर्स को हम बात करते हैं तो डेटर क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर एक फाइनेंशियल आइटम है और डेटर के साथ साथ इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, बड़े सारे असेट्स है। तो कंसीडरिंग दैट एस्पेक्ट मैंने इसको असर्शन लेवल के ऊपर लिया है, बट इट मे बी एट द
financial statement level depending upon the value of the debtors. Third one, significant ratios remain same. आपकी ऑब्जर्वेशन है सिग्निफिकेंट रेशियो सेम रही ड्यूरिंग द ईयर विद माइनर डेविएशन, माइनर छोटे छोटे से चेंज है तो रिस्क कम है, रिस्क कम है, रिस्क है तो सही, रिस्क है तो सही क्योंकि चेंजेस आए हैं, लेकिन रिस्क कम है और ये रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है। रीजन, बड़ी सारी रेशोज में आपने किसी पर्टिकुलर रेशो की बात नहीं की, आपने किसी पर्टिकुलर रेशो की बात नहीं की, बट रिस्क डेफिनेटली लोअर साइड के ऊपर है। सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस हुए ड्यू टू द सस्पेक्टेड फ्रॉड, एंड यदि सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड, इट मींस रिस्क तो एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट में चेंज था और फ्रॉड के कारण था, फ्रॉड इन्वॉल्व है, रिस्क इज ऑन हायर साइड, और एंड इन द एब्सेंस हम फ्रॉड को जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क मानकर चलते हैं, परवेसिव नेचर का मानकर चलते हैं। हाउएवर यदि हमें फ्रॉड का अमाउंट बता दिया जाता तो हम बेटर पोजीशन में होते इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क है या असर्शन लेवल का है। बट मैंने इन जनरल बातें की हैं, जब मैंने डेटर का एग्जाम्पल लिया मैंने इसको इन जनरल असर्शन कहा, जब मैंने फ्रॉड का एग्जाम्पल लिया तो मैंने इसको इन जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क कहा है। आगे बढ़ते हैं। सो एज ए ऑडिटर हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इस अंडरस्टैंडिंग में हमें किन किन मेन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आई थिंक एग्जाम में भी आया हुआ है। इसके क्वेश्चंस देखें, इसका क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है 315 का। हाँ, ये दो बार आया हुआ है, एक मई 2009 में और एक मई 2010 में। What are the points to be considered while evaluating the knowledge of business? What are the broad matter to be considered while obtaining the knowledge of business? तो ऑडिटर को किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। नंबर 1, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ relevant industry, regulatory and other external factors including financial reporting framework, nature of entity including its operations, ownership, governance structure, types of investment, the way entity is structured and how it is financed, and how the accounting policies are selected and whether the accounting policies are consistently applied, and if there occur any change in the accounting policies, what are the reasons for the changes. Besides this, entities के objectives, strategies and the business risk that may result in increased risk of material misstatement, measurement and review of financial performance, internal controls relevant to audit. These are the 6 points which you need to learn. First one, relevant industry, regulatory and other external factor including FRF. Number 2, nature of entity including its operation, ownership, governance structure, type of investment. Number 3, accounting policies, selection, application, reasons for changes. Number 4, objectives, strategies and business risk of the entities. Number 5, measurement and review of financial performance, and the last one is internal controls. Now, फिर बात आ जाती है कि ऑडिटर को रिस्क मेजर करना है। अब इनिशियली मैं आपको पहले ही जब डेफिनेशन कराई तो उसी टाइम भी बताया था कि ऑडिटर को जो रिस्क मेजर करना है वो 2 लेवल पर करना है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक असर्शन लेवल। लेकिन ये रिस्क है किस चीज का? ये रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, वन इज इनहेरेंट रिस्क एंड सेकेंड वन इज द कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि यदि मान लिया जाए जो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो नेसेसरी कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो यदि मान लिया जाए कि जो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए थे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो अकाउंट बैलेंस में
ट्रांजैक्शंस में, डिस्क्लोजर्स में मिस स्टेटमेंट के क्या चांसेस हैं, दैट इज नोन एज द इनहेरेंट रिस्क। और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। यदि मान लिया जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाते हैं इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उसके कारण अकाउंट बैलेंस में, ट्रांजैक्शन में, डिस्क्लोजर में जो मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं उसको हम कंट्रोल रिस्क का नाम देते हैं। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन when financial statements are materially misstated, and risk of material misstatement is a function of two component. One is inherent risk, second one is the control risk. Inherent risk क्या है? Susceptibility of an account balance, transaction or disclosure to material misstatement, presuming that related internal control do not exist. Whereas control risk क्या है? Risk that internal control fails to prevent, detect and correct the material misstatement on a timely basis. इस केस में हम कह रहे हैं कि रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट, इस केस में हम कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल डू नॉट एग्जिस्ट, बट इस केस में हम सेकंड केस में हम कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल है तो सही लेकिन वो फेल हो रहा है, सो यदि ये केस नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनल कंट्रोल का है then it is inherent risk. यदि ये inefficient, ineffective, deficient internal control का है then it is control risk. आगे बढ़ते हैं। रिस्क की असेसमेंट जो मैंने डेफिनेशन में ही कराई कि हम रिस्क को दो लेवल पर असेस करके चलते हैं, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा होता है असर्शन लेवल। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट टू लेवल। फर्स्ट वन, financial statement level. Risks that relate pervasively to the financial statement and may affect many assertions. जो परवेसिव इफेक्ट रखता है और एक से ज्यादा असर्शंस को अफेक्ट कर सकता है वो हम कहेंगे रिस्क एग्जिस्ट करता है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। नंबर 2, असर्शन लेवल। रिस्क दैट रिलेट्स टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स। वेरियस असर्शंस जो आपको ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में, अकाउंट बैलेंस के रेफरेंस में, डिस्क्लोजर के रेफरेंस में इवैल्यूएट करनी है, उनके एग्जांपल्स जहां पर गिवन है। इन रिलेशन टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन यू नीड टू इवैल्यूएट कि जिस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है क्या वो एक्चुअल में अक्कर्ड भी हुई थी, अक्रेंस। जो ट्रांजैक्शंस अक्कर्ड हुई हैं उनको रिकॉर्ड भी किया गया है ना, मींस रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। जो ट्रांजैक्शन हुई है, अक्कर्ड हुई है, बुक्स में रिकॉर्ड भी की गई है, रिकॉर्ड एक्यूरेट अमाउंट से हुई है या नहीं हुई। जिस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुई है ना, कट ऑफ टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द अनदर ईयर। क्लासिफिकेशन, appropriate classification into revenue and capital. Account balance जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, assets and liabilities, whether the assets and liabilities that are shown in the balance sheet actually exist or not. Rights are shown as the assets and obligations are shown as the classified as the liabilities. Assets and liabilities are completely recorded, कोई omission नहीं है। Assets and liabilities are properly valued and disclosed. इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स उन्हीं ट्रांजैक्शंस का हुआ है जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई थी। डिस्क्लोजर्स कंप्लीट दिए गए हैं, एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशंस की गई है, एक्यूरेट एंड वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट है जिन आइटम्स के डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं। सो बीइंग ए ऑडिटर मुझे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के, अकाउंट बैलेंसेस के एज वेल एज डिस्क्लोजर्स के क्या क्या असर्शंस चेक करनी है वो सब यहां पर बताई गई है। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की। जो मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई है ना, इस डेफिनेशन के अंदर बार बार मैंने इन्हीं स्टेप्स को यूज किया है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑडिटर
आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लें एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल की। इस अंडरस्टैंडिंग से आपको आइडिया लग जाएगा क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है। यदि आपको पता चल गया यस देयर एग्जिस्ट अ रिस्क, देयर आफ्टर आपको उस रिस्क को असेस करना है और डिटरमिन करना है क्या ये रिस्क परवेसिव इफेक्ट रखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में, एंड देयर आफ्टर फिर आपको इस रिस्क को इवेलुएट करना है असर्शन लेवल के ऊपर और चेक करना है कि इसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह की गलती हो सकती है, वैल्यूएशन की गलती, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, क्या गलती हो सकती है, एंड देयर आफ्टर बेस्ड अपॉन योर प्रायर एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन योर करंट ऑब्जर्वेशंस, यू नीड टू a certain likelihood of misstatement in the financial statement। गलती क्या हो सकती है और उस गलती के होने के चांसेस कितने हैं। तो 4 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है जो ऑडिटर को करना होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर छोटा सा कि वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, ऑडिटर की एक अंडरस्टैंडिंग है दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। अब क्योंकि रिलेटेड पार्टी है इसका मतलब रिस्क एग्जिस्ट करता है। तो पहला पॉइंट जो था मेरा आइडेंटिफाई द रिस्क, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, रिस्क एग्जिस्ट करता है। रिस्क कितना है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी है क्या? 80% to 90% परचेजेस आर फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, दैट मींस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर है। ओके, असर्शन लेवल के ऊपर ये रिस्क कहां गलती ला सकता है? असर्शन लेवल पर ये परचेजेस में ट्रेड पेएबल्स को ओवर और अंडर स्टेट कर सकता है। इसके होने के चांसेस कितने हैं? व्हाट आर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट असर्टेन बेस्ड अपॉन योर प्रायर एक्सपीरियंस एंड द करंट ऑब्जर्वेशंस। नाउ इसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से ऐसे रिस्क हैं जहां पर आपको स्पेशल कंसीडरेशंस देने की जरूरत है। 5 तरह की ट्रांजैक्शंस है। नंबर 1 फ्रॉड का रिस्क, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स के कारण कोई रिस्क अराइज हुआ, ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण रिस्क अराइज हुआ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है या सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है। ऐसी 5 ट्रांजैक्शंस ये नंबर 1 फ्रॉड, नंबर 2 सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, नंबर 4 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नंबर 5 सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मींस द ट्रांजैक्शंस दैट अकर आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनके ऊपर रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इन पर आपको स्पेशल कंसीडरेशंस देने की जरूरत है। नो, फिर इसके बाद बात आ जाती है कि यदि आपका क्लाइंट एक आईटी एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में काम करता है, तो वहां पर आपको रिस्क की असेसमेंट के लिए किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी और कौन सी ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनके कारण इंटरनल कंट्रोल का खतरा, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 1 पर तो इसमें पॉइंट आ जाता है जिन चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग लेने की आवश्यकता है। नंबर 1 प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, नंबर 3 operations including processing of data, how the data is being processed through the system, what are the security measures, and number 5 how the controls is being exercised over unauthorized access over the specialized utility programs like data management, inventory management, investments management, cash management। जो छोटे छोटे से यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनके असेस के ऊपर आप किस तरीके से कंट्रोल्स एक्सरसाइज करते हैं। सो एज ए ऑडिटर आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 5 पॉइंट्स: प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, फिजिकल CIS सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर एक्सेस टू द स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नाउ besides this is a very important topic which provides that the various risk of internal control that imposed due to IT environment. The various points covered in this topic are: number 1 as a auditor या एज ए मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का एरिया है। इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना मैनेजमेंट की ड्यूटीज के अंदर आता है। सो क्या IT एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल कंट्रोल को किसी तरह का रिस्क है? डेफिनेटली IT एनवायरनमेंट में इंटरनल कंट्रोल को रिस्क है, और वो रिस्क किस चीज का है? नंबर 1 मैनेजमेंट रिलाई कर सकती है उन प्रोग्राम्स के ऊपर
जो मेल फंक्शनिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रोग्राम्स इनएक्यूरेट डाटा पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं या वो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग कर रहे हैं. ईदर प्रोसेसिंग इज इनएक्यूरेट और द प्रोग्राम्स प्रोसेस द इनएक्यूरेट डाटा. देयर आफ्टर ये तीन पॉइंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है. आप यदि आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं और इस आईटी प्रोग्राम्स की अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाए किसी पर्सन को, इट मे रिजल्ट इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, इट मे रिजल्ट इनटू चेंज टू डाटा इन मास्टर फाइल, इट मे रिजल्ट इनटू चेंज टू द प्रोग्राम्स, चेंज टू सिस्टम्स, डाटा डिस्ट्रक्शंस, data changes in master files and changes in programs itself. So security के concerns हैं IT में. Failure to make necessary changes, potential loss of data, inability to access the data when required. Because sometimes it may happen कि सिस्टम मैल फंक्शनिंग कर रहा है और जिस पर्सन को डाटा की जो एक्सेस मिलनी चाहिए थी उस पर्सन को टाइम पर वो डाटा की एक्सेस नहीं मिल पा रही, एंड ड्यू टू विच द पर्सन इज नॉट बीन एबल टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. डाटा इंफॉर्मेशन उसकी वैल्यू तभी है कि यदि वो एप्रोप्रिएट फॉर्म में एप्रोप्रिएट टाइम पर एप्रोप्रिएट पर्सन को अवेलेबल हो पाए. बट समटाइम्स ड्यू टू any constraint, any concern, due to malfunctioning of softwares, etc., the authorized persons may not be able to access the data. In such situations, it cause due to this we can say कि जो decision making है इन persons के through वो definitely affect होगी ही होगी. and sometimes like कुछ controls होते हैं हमारे, like आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, देयर आर सर्टेन कंट्रोल्स जिनको हम मैनुअल कंट्रोल्स का नाम देते हैं, लेकिन ये मैनुअल कंट्रोल आईटी डिपेंडेंट होते हैं. लाइक आईटी की प्रोसेसिंग के थ्रू जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर मैनेजमेंट कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं. लेकिन यदि आईटी जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ये रिपोर्ट ही जनरेट नहीं कर रहा या रिपोर्ट जनरेट कर दी उसने लेकिन जिस पर्सन को ये रिपोर्ट की एक्सेस होनी चाहिए थी उसको ये रिपोर्ट नहीं मिल रही, देन दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स. सो दिस इज अबाउट द टॉपिक रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क इम्पोज्ड बाय द आईटी. तो ये था इस स्टैंडर्ड का पहला पार्ट. ऐसे 315 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज आरएपी, सेकंड वन इंटरनल कंट्रोल. आरएपी इसका मेन पार्ट था जो हमारा कंप्लीट हो गया. अब इस स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट है इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल वो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको डिजाइन किया, मेंटेन किया, इंप्लीमेंट किया किसने? मैनेजमेंट ने, टीसीडब्ल्यूजी ने या अदर्स किसी भी पर्सन ने विद इन द एंटिटी. किस ऑब्जेक्टिव के साथ? अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, and timely availability of reliable financial reports, compliance of law and regulations. So अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर पर्संस डिजाइन करते हैं उनको हम इंटरनल कंट्रोल का नाम देते हैं. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स which are designed, implemented and maintained by management, TCWG or other personnel to obtain reasonable assurance as to the achievement of entity's objective as to safeguarding of assets, availability of reliable financial information, compliance of law and regulation, prevention and detection of fraud and error. So these policies and procedures is known as the internal control. इसके ऑब्जेक्टिव्स आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे मेन बुक में से, जो इंटर में आपने पढ़ रखा है वही है. इंटरनल कंट्रोल की काफी डिटेल आपने इंटर के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी है. और इसके साथ साथ जो हमारा एक चैप्टर है फाइनल के अंदर भी जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसके अंदर भी ये टॉपिक आगे जाकर आएगा. कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फोर्थ कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट एंड फिफ्थ वन इज द मॉनिटरिंग. कंट्रोल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट करती है, जिसमें मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, मैनेजमेंट की एथिकल वैल्यूज, बिजनेस कल्चर, इन सब चीजों को देखा जाता है, इन सब चीजों को
प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 पर इंफॉर्मेशन सिस्टम, द सिस्टम जिनके थ्रू डाटा की प्रोसेसिंग होती है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को स्टोर किया जाता है, ट्रांजैक्शन की एक्सेस अप्रोप्रिएट पर्सन्स को दी जाती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का अप्रोप्रिएट होना बड़ा जरूरी है। नंबर 3, एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, द मैनर इन विच द ऑडिटर असेसेस हिज ओन रिस्क व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट, इन द सेम मैनर एक बिजनेस उसके अपने रिस्क है, मार्केट रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क है, लिक्विडिटी का रिस्क है। तो बिजनेस को अपने रिस्क को भी असेस करना बड़ा जरूरी है, ताकि जब बिजनेस अपने रिस्क को असेस करेगा और डिटरमाइन करेगा कहां कहां पर हमें चैलेंजेस हैं, तभी तो एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स मैनेजमेंट ले पाएगी। नंबर 4, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, इसके अंदर हम इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट की बातें कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सरसाइज की हैं सो एज टू एंश्योर कि जो डाटा प्रोड्यूस किया जाए बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम वो रिलायबल हो। फॉर दैट पर्पस either internal audit or internal check processes may be applied. And fifth and the last one is the monitoring. The term monitoring implies that the policies which are being designed by the management needs to be reviewed time to time so as to ascertain whether there is any requirement for the improvement of these policies. So these are the 5 main components of the internal control. Designing, implementation and maintaining of internal control किसकी जिम्मेदारी है? इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG. ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर इन इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करता है, किस पर्पस के लिए? टू डिटरमिन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल, यदि ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि डेफिशिएंसीज को इन द इंटरनल कंट्रोल, then these deficiencies needs to be communicated to management and TCWG as per the requirement of SA 260 and 265. And for this purpose, auditor may issue letter of weakness. Letter of weakness. So this is about the SA 315. अब इसके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में क्या क्या आए हुए हैं, 2 बार तो ये आया हुआ है क्वेश्चन, रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय IT। एक बार आया हुआ है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, CIS एनवायरनमेंट में रिस्क आइडेंटिफिकेशंस। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इनमें कि जहां पर आपको कोई एनालिसिस करनी हो और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई कंक्लूजन देना, कोई केस स्टडी नहीं है, ना ऐसे 300 ना ऐसे 315, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं।